1857 की क्रांति का प्रसार कहाँ कहाँ तक हुआ था और उन स्थानों पर नेतृत्वकर्ता कौन थे और उनका दमन किसने किया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लखनऊ और ये भी देखेंगे कि अगर उनके विद्रोह का करने का कारण क्या था, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे हर स्थान पे जो भी लोग विद्रोह किए थे उनका जो है कि अपना अपना मकसद था विद्रोह करने का। तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो प्रतिनिधित्व की थी वो थी बेगम हजरत महल, और इनके पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर। इनको इन्होंने नवाब घोषित किया था और इन्हीं को अपना जो है कि वो वारिस घोषित कराने के लिए बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट की थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों की पॉलिसी आ गई थी। उनकी एक नीति थी कि जिनके भी अपने दत्तक पुत्र होंगे उनको जो है कि उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा, जबकि उनकी अपनी खुद की अगर संतान नहीं हुई। दत्तक पुत्र का मतलब है गोद ली हुई संतान। तो इस नीति की का भी बहुत से लोगों ने विरोध करते हुए 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में नेतृत्व किया था और इनके नेतृत्व को या इनके विद्रोह को दबाने वाले थे कैंपबेल, जो कि मार्च 1858 में इन्होंने इनके विद्रोह को क्या कर दिया था, दबा दिया था। और कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब। इनका वास्तविक नाम धोंदू पंत था। नाना साहब का वास्तविक नाम आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र का नाम क्या था, तो इनका नाम था नाना साहब और इनका वास्तविक नाम था धोंदू पंत। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था धोंदू पंत। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी, और तात्या टोपे का भी असली नाम पूछा गया है कि तात्या टोपे का असली नाम क्या था। तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इनके भी विद्रोह को दबाने में जिस अंग्रेज सैनिक ने इनके विद्रोह को दबाया था वो भी थे कैंपबेल। अब झांसी में कौन थी 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता? तो 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता झांसी में थे गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई, और इनके विद्रोह को दबाया था सर ह्यूरोज ने। सर ह्यूरोज ने जब 1857 की क्रांति में महारानी दबाने के लिए महारानी इनसे लक्ष्मीबाई से लड़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी वीरता से ह्यूरोज का सामना किया था। और लड़ाई के दौरान उसने कहा भी था कि यहाँ पे जितने लोग जो है कि घायल पड़े हुए हैं उनमें से अगर कोई मर्द है तो वो इकलौती मर्द हैं रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी के विद्रोह करने का जो कारण था वो ये था कि उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को अंग्रेज जो है कि झांसी का उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर रहे थे, जिस वजह से वो 1857 की क्रांति में के विद्रोह में साथ देने आई थी। फिर बिहार में देखेंगे कि बिहार में जो है शाहाबाद, पटना और गया जिले विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, और यहाँ के 80 वर्षीय जो बुजुर्ग थे जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था। और इनकी जमींदारी पर जो है कि इनकी बाबू कुंवर सिंह के जमींदारी के जाने का डर था, जिस वजह से ये 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट की। और 1857 की क्रांति को बिहार में दबाने वाले जो सैनिक थे वो थे विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने बिहार के विद्रोह को दबाया था। और इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले मौलवी लियाकत अली थे, और यहाँ के विद्रोह को दबाने वाले थे जनरल नील। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला, और यहाँ के विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था। बरेली में खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और यहाँ के विद्रोह को दबाए थे कैंपबेल। इसी तरह से मंदसौर में फिरोज शाह ने किया था। असम में कंदरपेश्वर सिंह एवं मनीराग दत्ता थे, और उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे। तो इस तरह से आपने देखा कि किन किन जगहों पे 1857 की क्रांति को किन लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो इस तरह से 1857 की क्रांति का विस्तार हुआ। 1857 की क्रांति जबकि फैली तो मेरठ से थी, जिसकी शुरुआत तो मेरठ से हुई थी सैनिकों के द्वारा, लेकिन इसकी ज्वाला जो है कि देश के अन्य भागों में तेज़ी से फैलने लगी, और ज़्यादातर जगहों पर आम जनता ने भी सेना के साथ इस क्रांति में क्या किया, भाग लिया। अब हम देखेंगे कि आखिर जब ये क्रांति इतने व्यापक स्तर पर फैल चुकी थी, आपने देखा लखनऊ में, बिहार में, फिर इधर आपके इलाहाबाद में
और असम तक भी इसका असर था। तो आखिर क्या वजह थी कि यह क्रांति जो है कि असफल हो जाती है, तो उस पर हम प्रकाश डालेंगे कि अर्थात क्या वजह थी कि 1857 की क्रांति असफल होती है। 1857 की क्रांति के असफल होने के पीछे कई कारण थे। उन कारणों में कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिन पे ही हम केवल चर्चा कर पाएंगे और उन्हीं पे चर्चा करना उचित भी है। पहला है कारण कि 1857 की क्रांति में सभी वर्गों का शामिल न होना। 1857 की क्रांति के विस्तार के बाद हम देखेंगे कि आखिर ये क्रांति हुई क्यों थी, क्या कारण थे कि ये क्रांति हुई और इतना व्यापक रूप ली। तो 1857 की क्रांति के होने के कोई एक दो कारण नहीं थे, कई कारण थे, लेकिन हम उनको जो है कि कई बिंदुओं में समझेंगे, 2-4 बिंदुओं में बांट करके, तो हमको समझने में आसानी होगी। तो पहला है कि आर्थिक कारण क्या था। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन से राजनीतिक कारण थे कि जिन वजह से 1857 की क्रांति हुई, प्रशासनिक कारण क्या थे और सामाजिक धार्मिक कारण क्या थे, और एट लास्ट तात्कालिक कारण क्या था कि जो 1857 की क्रांति के होने का कारण बना। तो आर्थिक कारण में हम सबसे पहले देखेंगे कि सन 1813 में कंपनी की एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति। कंपनी 1813 में जो 1813 का एक्ट बना था उसमें ये हुआ कि चाय और चीन को छोड़ करके बाकी सभी मामलों पर जो है कि कंपनी के अलावा और भी लोग जो है व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह से लोगों को जो है कि मुक्त व्यापार का वो मिल गया, अधिकार मिल गया। तो कंपनी पहले केवल क्या करती थी कि सारे मामलों पर केवल कंपनी ही आयात निर्यात कर सकती थी, लेकिन अब कोई पर्टिकुलर पर्सन भी इस एक्ट के बाद व्यापार कर सकता था। तो इससे क्या हुआ 1813 के अधिनियम के बाद कि एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अंग्रेज़ों ने अपना ली और इसका घाटा भारत के संदर्भ में ऐसे हुआ कि ये भारतीय बाज़ारों में जो भारतीयों के द्वारा उत्पादित माल थे उनकी जो है कि डिमांड कम होने लगी। क्यों कम होने लगी? क्योंकि वो कहीं ना कहीं परंपरागत साधनों से बनते थे और जो विदेशी माल रहते थे वो अत्याधुनिक तकनीक से बनते थे। तो उनके बनने में कॉस्ट कम आती थी, लागत कम आती थी, तो उनकी कीमत कम हुआ करती थी। और भारतीय बाज़ार में जो कपड़े वगैरह बनते थे, जो भी चीज़ें बनती थी वो परंपरागत साधनों से बनने की वजह से महंगी हुआ करती थी, जिस वजह से लोग सस्ते चीज़ों को ज़्यादा खरीदने लगे और भारतीय बाज़ार पर क्या इसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ। तो इस वजह से ये भी एक कारण था, आर्थिक कारण था, जिस वजह से 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद जो भारत में जो भी वस्तुएं या जो भी प्रोडक्ट होते थे उन पर जो है कि सीमा शुल्क बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, जिस वजह से उनके दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाते थे। और जो विदेशी वस्तुएं रहती थी उन पर वो अपेक्षाकृत सस्ती रहती थी भारतीय उत्पादों की, तो जिस वजह से विदेशी वस्तुओं का ज़्यादा लोग डिमांड करने लगे। इसी सिद्धांत को ही दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत कहा है, ड्रेन थियरी कहा है, और इस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है। उस किताब का नाम आप लोगों से पूछा भी जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति पर जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम क्या था। दादा भाई नौरोजी ने 1861 में जो बुक प्रकाशित की थी उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि धन निकासी के सिद्धांत पर लिखी गई किताब थी, जो ये दर्शाती थी कि किस तरह से ब्रिटिशर्स भारतीय धन को अपने देश में ले जा रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा कारण था आर्थिक कारण में ही, वो थी रेल सेवा का विकास। रेल सेवा का विकास करने का अंग्रेज़ों का जो अपना उद्देश्य था वो अपने हित के लिए था, न कि भारत का विकास करना। वो तो उनकी मजबूरी थी कि अपने हित के लिए उनको थोड़ा बहुत भारत का विकास भी करना पड़ा रेल के माध्यम से। रेल सेवा के आने के साथ क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र तक लघु उद्योग भी नष्ट होने लगे, क्योंकि जब उनकी विदेशी वस्तुएं थीं वो जब गांव तक पहुंचने लगी सस्ते दाम पे, तो लोग क्यों महंगी वस्तुएं खरीदते हैं, तो वो सस्ती वस्तुएं लोग खरीदने के लिए प्रेरित हुए, और जिस वजह से जो है कि जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु कुटीर उद्योग हुआ करते थे वो भी क्या हुए, धीरे धीरे टूट गए और किसानों को इससे बहुत नुकसान हुआ। और ये वजह भी थी कि जो 1857 की क्रांति ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंची और लोगों ने महसूस किया अंग्रेज़ों की कुरीतियों को, इनके जो है कि बुरी नीतियों को, और बढ़ चढ़ के अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की क्रांति में हमारे सैनिकों का या जो भी नेतृत्व कर रहे थे उनका सपोर्ट किए। और कंपनी और आर्थिक कारण में ही अगर हम देखेंगे तो कंपनी द्वारा कृषि पर जो कम ध्यान दिया गया और अधिकतर जो लगान वसूलते थे वो अपने औद्योगिक पर्पज़ के लिए उन्होंने यूज किया, जिस वजह से भी जो है कि भारतीयों में असंतोष हुआ।
क्योंकि वो ले तो रहे थे धन भारतीयों से, लेकिन उसके बदले में भारतीयों को कोई सुविधा नहीं दे रहे थे। उसके बदले वो अपने उद्योग धंधों का जो है विकास कर रहे थे। और भारत के खनिज संसाधन और सस्ते श्रम बल के सहारे उन्होंने बड़े बड़े उद्योग धंधों का विकास तो किया, लेकिन भारत के जो लघु उद्योग थे वो बर्बाद कर दिए। तो आर्थिक कारणों में ये कुछ कारण थे जो कि 1857 की क्रांति के कारण बने। पहला आपने देखा कि 1813 में कंपनी की एक तरफा मुक्त व्यापार नीति, जिससे पर्टिकुलर पर्सन को भी व्यापार करने की छूट मिली। पहले केवल कंपनी को ही व्यापार करने का एक अधिकार था, लेकिन अभी भी बना था चाय और चीन के साथ, जो कि 1833 के अधिनियम में वो भी चला जाता है। फिर उसके बाद आपने देखा कि भारत में जो वस्तुएं उत्पादित होती थी उन पे सीमा शुल्क ज़्यादा लगा दिया जाता था, जिस वजह से वो महंगी हो जाती थी और उनके अपने देश की बनी हुई चीज़ें वो भारत में आकर के बिकती थी। क्या खूब उनकी नीतियाँ थी कि भारत से कच्चा माल ले जाते थे। जैसे अगर उन्हें कपड़ा बनाना हुआ तो भारत से ही कपास जाता था। जब वो इंग्लैंड में बन जाता था तो वो आकर के कम दाम पे हमसे कपास ले जाते थे और उसी कपास के माध्यम से कपड़ा बना करके ज़्यादा दाम पे हमें बेचते थे, और इस तरह से वो भारत के धन का दुरुपयोग करते थे। और रेल सेवा का विकास भी उनका जो है कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का ही एक जरिया था, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने बाज़ार को बढ़ाया और गाँवों तक, ग्रामीण इलाकों तक, छोटे इलाकों तक भी अपनी जो है कि वस्तुओं का उन्होंने प्रसार किया। फिर कंपनी द्वारा जो भी लगान वसूला जाता था उस लगान का इस्तेमाल उन्होंने अपने औद्योगिक धंधों के विकास में किया, न कि भारतीय कृषि के डेवलपमेंट पर। और भारत में जो खनिज हुआ करते थे और भारत में जो सस्ते श्रम मिल जाते थे, इसका भी फ़ायदा उन्होंने अपने बड़े बड़े उद्योग धंधों के विकास के लिए किया। जबकि भारत में जो छोटे मोटे लघु उद्योग हुआ करते थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये कुछ आर्थिक कारण थे जो 1857 की क्रांति का कारण बने थे। फिर राजनीतिक कारण में हम देखेंगे तो राजनीतिक कारण में दो तीन उनकी अंग्रेज़ों की नीतियाँ थीं जो कि 1857 की क्रांति का कारण बनी। उसमें से पहली थी प्रभावी नियंत्रण नीति, दूसरी थी सहायक संधि की नीति और तीसरी थी व्यक्तिगत का सिद्धांत। प्रभावी नियंत्रण का अर्थात मतलब ये है कि वो अपने क्षेत्रीय विस्तार को वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास किए। उसके लिए उन्होंने जो कि अनैतिक हर तरह की नीतियों का सहारा लिया। और सहायक संधि उसी कड़ी में आती है कि सहायक संधि का उन्होंने सहारा लिया अपने प्रसार को बढ़ाने के लिए। सहायक संधि का मतलब ये था कि वो जिस भी शासक से संपर्क करते थे या जिस भी विरासत के लोगों से संपर्क करते थे तो वो कहते थे कि आप हमारी सेना रखिए, सेना हमारी रहेगी, बस आप उसको जो है कि संरक्षण दीजिए, उनके खर्च उठाइए, आपके तरफ से हम आपके दुश्मन से लड़ेंगे। तो इसको उन्होंने सहायक संधि नाम दिया। और कितनी होशियारी से भारत में ही रह करके भारतीयों के ही धन से उन्होंने अपनी एक मजबूत सेना को जो है कि खड़ा किया। और ये सहायक संधि का कॉन्सेप्ट देने वाले वेलेजली थे। और अगला उनका जो राजनीतिक कारण था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना, वो था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन थियरी कहा जाता है। इस हड़प नीति के अंतर्गत उसका कॉन्सेप्ट था लॉर्ड डलहौजी का कि उसने देखा कि जिन भारतीय विरासत के लोगों के पास, उसके शासक के पास अपने खुद के की संतान नहीं है, तो वो किसी को गोद ले करके, अगर है भी तो वो, अगर उसकी संतान कमज़ोर है तो वो किसी को मजबूत व्यक्ति को गोद ले करके और उसे अपने राजपाट सौंप दे रहा है, जिस वजह से उसका राजपाट आसानी से चल रहा है। तो इसके लिए उसने एक कॉन्सेप्ट लाया कि जिस नवाब के पास अगर अपने पुत्र नहीं हैं तो वो दत्तक पुत्र को अपना जो है कि विरासत घोषित नहीं कर सकता है, अपनी विरासत नहीं दे सकता है। ये भी भारतीयों में असंतोष का कारण बना, जिसके लिए 1857 की क्रांति हुई। अब हम देखेंगे कि प्रशासनिक कारण क्या थे जो 1857 की क्रांति के कारण बने। तो प्रशासनिक कारण में जो सबसे बड़ा कारण था वो था भ्रष्टाचार। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब भारत में अपनी सत्ता को खूब स्थापित कर लिया अच्छी तरह से, तो उन्होंने खूब जम के भ्रष्टाचार किया। और वही भ्रष्टाचार आज भी कहीं ना कहीं जो है कि भारतीय प्रशासन में वो व्याप्त है। उसकी शुरुआत उन्होंने ही कर दी थी। अब सामाजिक आर्थिक कारण में अगर हम देखेंगे तो सामाजिक आर्थिक कारण में 1857 की क्रांति में सामाजिक धार्मिक कारण के अंतर्गत देखेंगे तो ब्रिटिशर्स अपनी ईसाईयत का बहुत तेज़ी से प्रसार कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने जो है कि भारतीयों में लोक लुभावने प्रस्ताव भी रखे, और जिस वजह से वो अपने ईसाई कुनबे को बढ़ाना चाहते थे। उनका सीधा मानना था कि अगर किसी देश पर लंबे समय तक शासन करना है तो डरा धमका कर या यूँ कहिए कि सैन्य सहायता से या सैनिक मजबूती से ज़्यादा दिनों तक शासन करना
जो है कि संभव नहीं है। उसके लिए सबसे पहले उस देश की संस्कृति पर प्रहार किया जाए, वहाँ के लोगों की आत्मा पर प्रहार किया जाए, उन्हें अपने जैसा बनाया जाए, अपने जैसा सोचने पे उनको मजबूर किया जाए और अपनी जीवन पद्धति को ही उनके सामने उचित ठहराया जाए। तो इसके लिए उन्होंने जो है कि अपने ईसाई धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया और भारतीय धर्म को कहीं ना कहीं डोमिनेट करने का प्रयास किया। तो इसके लिए उन्होंने जो है कि सेना में, भारतीय सेना में जो पदाधिकारी हुआ करते थे, जो सैनिक हुआ करते थे, उनको उन्होंने कहा कि आप ईसाई धर्म को स्वीकार कर लो, हम आपका प्रमोशन कर देंगे। तो इस तरह से लोक लुभावने वादे दे करके लोगों को ईसाइयत की तरफ मोड़ने का जो है कि उन्होंने प्रयास किया। और इसके अलावा भी उन्होंने 1857 की क्रांति में जो उनके सामाजिक धार्मिक कारण बना, वो भारत के धर्म में जो उन्होंने इंटरफेरेंस किया, वो था कि कारतूसों का प्रयोग। आगे चल के तात्कालिक कारण में वही आपको मिलेगा कि किस तरह से वो भारतीयों के धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहे थे। तो तात्कालिक कारण में आप यही देखेंगे कि उन्होंने कारतूस में ऐसे चीज़ों का यूज किया जो भारतीयों के धर्म के को कहीं न कहीं धार्मिक आस्था को पर कुठाराघात था। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जो उनके बंदूक में जो वो गोली यूज होती थी, उस गोली में जो है कि बनाने में उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया, जिसे खींच करके उस पर गोली पर एक टोपी नुमा कुछ लगा रहता था, जिसे खींच करके तब बंदूक में भरना रहता था बारूद। उसके बाद तब उसे फायर करना होता था। तो जो चीज़ खींचा जाता था उसका जो चीज़ वो बनती थी गाय और सूअर के चर्बी से। तो इससे भी भारतीयों को लगा कि ये भी इनका एक नया तरीका है हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का, जिस वजह से भारतीयों में असंतोष फैला। और इसके अलावा एक और कारण था, सामाजिक धार्मिक कारण में ही देखा जा सकता है कि उस समय भारतीय धर्म में एक प्रचलन था कि हमारे धर्म में समुद्रिक यात्रा जो है कि वो उचित नहीं मानी जाती थी, या ये कहा जाता था कि अगर जो समुद्र पार करता है तो वो धर्म भ्रष्ट कर देता है। तो इन्होंने क्या किया कि 1 साल के लिए समुद्र के बाहर भारतीयों जो भी भारतीय सैनिक थे उनकी सेवा को कंपलसरी कर दिया। तो ये भी एक कारण था जो 1857 की क्रांति का कारण बना। अब हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के ये जो कारण बने, तो उसके बाद भी 1857 की क्रांति जो है कि कैसे विफल रही। क्या कारण थे कि 1857 की क्रांति असफल हो गई जबकि उसे सफल होना चाहिए था। इस क्रांति में सभी वर्गों के शामिल न होने का मतलब अर्थात कि जैसे इस क्रांति में बड़े जमींदार, ताल्लुकदारों और महाजनों और व्यापारियों ने क्या किया कि भाग नहीं लिया, बल्कि भाग लेने को तो छोड़िए, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल करके भारतीय सैनिकों का ही खूब शोषण किया। भारतीय सैनिकों का इन्होंने खूब शोषण किया, अंग्रेज़ों का बल्कि खूब सहयोग किया। इनके अलावा कुछ शासक भी थे जो कि विद्रोह में शामिल नहीं हुए बल्कि अंग्रेज़ों के साथ खड़े रहे, जिनमें से पटियाला के शासक, सिंध एवं अन्य सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा और ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर क्या थे, प्रमुख थे। तो ये वजह भी बनी कि 1857 की क्रांति असफल रही। और आगे हम जब 1857 की क्रांति को देखते हैं तो उसकी असफलता के कारणों में एक कारण यह आता है कि एक संगठित एवं एकबद्ध विचारधारा का अभाव। एक संगठित और एकबद्ध विचारधारा के अभाव ने भी 1857 की क्रांति को असफल किया। विद्रोहियों को औपनिवेशिक शासन की क्या थी, स्पष्ट समझ नहीं थी। उनके पास कोई न तो भविष्योन्मुखी कार्यक्रम था, न ही कोई सुसंगत विचारधारा थी और न ही कोई एक राजनीतिक परिदृश्य था, और ये जो है कि इसका कोई सामाजिक विकल्प ही, न ही कोई इनके पास एक सामाजिक विकल्प ही था। विद्रोही जो है वो अलग अलग समस्याओं एवं वर्तमान राजनीति की अवधारणाओं को विविध पहलुओं से देखते रहें, जिस वजह से ये क्रांति क्या हुई, असफल हुई। और सांप्रदायिकता का खेल इस क्रांति में कैसे इसे असफल बनाता है। सांप्रदायिकता के खेल में हम देखते हैं, जबकि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1857 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिम साथ मिल करके लड़े थे। तो कैसे इसमें भी अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिकता का खेल खेल दिया। सांप्रदायिकता की भावनाओं को अंग्रेज़ों ने उभारा सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में करके। यहाँ पे इन्होंने जो है कि सांप्रदायिकता का सहारा लेकर के इन रेजिमेंटों को अलग कर दिया, जिस वजह से हमारे विद्रोहियों का जो वो मनोबल था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ और ये क्रांति क्या हुई, असफल हुई। उसके बाद हम देखेंगे तो इस क्रांति के असफल होने के कारणों में देसी नरेशों एवं सामंतों की जो गद्दारी थी वो जो है कि इस क्रांति के असफलता का प्रमुख कारण हुई। पंजाब के सिख सरदार और कश्मीर के गुलाब सिंह
ग्वालियर के सिंधिया और उनके मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद के सालार जंग, भोपाल की बेगम और नेपाल के एक मंत्री सर जंग बहादुर की स्वामी भक्ति अंग्रेज़ों के साथ थी। ये लोग अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे जो हमारे सैनिकों के अगेंस्ट थे, जिस वजह से ये विद्रोह हमारा क्या हुआ, 1857 की क्रांति कहीं न कहीं कमज़ोर हुई, हमारे सैनिकों का मनोबल कम हुआ और ये क्रांति विफल साबित होती है। और योग्य नेतृत्व का अभाव, योग्य नेतृत्व के अभाव में अगर हम देखें तो कोई मजबूत केंद्रीय संगठन नहीं था विद्रोहियों के पास, विभिन्न भागों में विद्रोहियों के बीच तालमेल नहीं था और सबके अपने अपने उद्देश्य थे, तो कोई एक इनका निश्चित उद्देश्य नहीं था, जिस वजह से भी ये 1857 की क्रांति असफल हुई। अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो बहादुर शाह जो थे वो उनको जो है कि अंग्रेज़ी सेना को दिल्ली में पहुंचने से पहले ही रोका जाना चाहिए था, लेकिन वो रोकने में असफल रहते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ दर्शाता है कि योग्य नेतृत्व का अभाव था क्रांति के समय हमारे क्रांतिकारियों के बीच। और अगर हम देखेंगे विद्रोह की असफलता के कारण में, तो अगला कारण है कि अंग्रेज़ों के अनुकूल स्थितियां एवं कुशल नेतृत्व। जो उस समय की स्थिति थी वो कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के अनुकूल थी और उनके पास जो है कुशल नेतृत्व था, क्योंकि उनके नेतृत्वकर्ता में आप देखेंगे कि नील थे, उनके सैनिक जो काफ़ी परिपक्व थे, जो विदेशों में कई लड़ाइयाँ जीत के आए थे उसी समय हाल फिलहाल में, और उनका मनोबल भी बढ़ा हुआ था क्योंकि इन्होंने उसी समय क्रीमिया और चीन की लड़ाई को जीता था, जिस वजह से वो पूरे मनोबल से भरे हुए थे। नील थे उस समय, आउट्रम और लॉरेंस, हैवलॉक, ह्यूरोज, निकोलस, कैंपबेल को भी आपने देखा कि वो कई जगह के विद्रोहों को दबाने में अपना योगदान निभाता है। तो ऐसे योग्य सेनापतियों का उनका साथ था उनके साथ, जिस वजह से वो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहते हैं। और आगे है कि सहायक साधनों का अभाव, भारतीयों के पक्ष में सहायक साधन भी नहीं थे जो कि इन्हें 1857 की क्रांति में मजबूती देते, क्योंकि सत्ताधारी होने के कारण अंग्रेज़ों के पास उनके अपने रेल थे, डाक थे, तार थे और परिवहन और संचार के साधन थे, जिससे वो अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा पाते थे। और इन्हीं साधनों के अभाव में भारतीय जो विद्रोही करता थे 1857 की क्रांति के, वो अपनी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं पहुंचा पाते थे, जिस वजह से वो उनकी जो है कि बातें अपने उद्देश्य को वो पूरा नहीं कर पाते थे और ये असफलता का कारण बना। 1857 की क्रांति की असफलता का कारण बनता है। अब हम आगे देखते हैं कि 1857 की क्रांति जब असफल हो जाती है उसके क्या कारण रहते हैं, तो उस क्रांति का परिणाम क्या होता है, अर्थात उसका भारतीय जनमानस पे या अंग्रेज़ों की नीतियों पर क्या असर होता है, उसको हम देखेंगे। तो उसमें देखेंगे कि इसके परिणाम स्वरूप जब ये 1857 की क्रांति विफल हो जाती है या अंग्रेज भारतीयों के दमन को दबाने में सफल होते हैं, भारतीयों के विद्रोह को अंग्रेज भारतीय सेना के विद्रोह का दमन करने में जब सफल होते हैं, तो उसके बाद इस 1857 की क्रांति का परिणाम क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो 1857 की क्रांति के परिणाम में हम देखेंगे कि ब्रिटिश शासन की संरचना और नीतियों में भारी परिवर्तन होता है। मतलब इसके पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट नीतियाँ बनाती थी उनमें और अब जो नीतियाँ बनाएगी उनमें वो क्या करती है, आमूलचूल परिवर्तन करना शुरू करती है। और उसमें पहला कदम वो उठाती है भारत का शासन अधिनियम 1858। अब इस अधिनियम के बारे में आपको जानना चाहिए कि आखिर इस अधिनियम में क्या प्रावधान था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो उन्होंने परिवर्तन किया वो पहला परिवर्तन यही 1858 का अधिनियम था। और 1858 के अधिनियम से उन्होंने कहीं न कहीं ये दिखाने का प्रयास किया कि अब भारतीयों के साथ हमारा संबंध कुछ इस तरह से होगा। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम में उन्होंने जो ये अधिनियम बना, ये इलाहाबाद के मिंटो पार्क में जो है कि पढ़ा गया था महारानी विक्टोरिया के संरक्षण में। और इसमें जो प्रमुख प्रावधान जोड़े गए थे वो ये था कि अब जो कंपनी की बागडोर थी वो पूरी तरह से कंपनी के हाथ से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी, और भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको वायसराय कहा जाने लगा। और इस अधिनियम के द्वारा एक नए पद का गठन हुआ जिसे भारत सचिव कहा जाता था, अर्थात भारत सचिव जो होता था वो उसे भारत मंत्री भी कहा जाता था, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट का सदस्य होता था और ब्रिटेन में ही बैठता था वो, तो वहाँ से वो जो है कि भारत की शासन सत्ता को चलाता था। ये एक परिवर्तन उन्होंने किया 1857 की क्रांति के बाद। दूसरा परिवर्तन उन्होंने सेना में किया। उन्होंने सेना में जब, क्योंकि ये पूरी तरह से सैनिकों का विद्रोह था ही, जब उन्हें ये लगने लगा कि सेना में भारतीयों के
ज़्यादा होने की वजह से हमें आगे भी खतरा हो सकता है, या यूँ कहें कि एक क्षेत्र विशेष के सैनिक जो कि अंग्रेज़ों की नीतियों के बहुत विरोधी हुआ करते थे, उनको कैसे क्या किया जाए कि उनका जो वो औसत है उसको संतुलित किया जाए। तो उन्होंने जो है कि उन्होंने सेना में अपनी जो ब्रिटिशर्स थे उनके जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयास किया। तीसरा इन्होंने जो बदलाव किया वो किया कि रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन किया। अब तक जो ब्रिटिशर्स अन्य रियासतों के प्रति अपनी नीतियां लगाते थे, जैसे कि नीतियां अपनाए हुए थे, जैसे कि सहायक संधि, हड़प नीति और ऐसी बहुत सारी नीतियां जो उन्होंने जो है कि रियासतों के प्रति अपनाई थी, उन नीतियों में इन्होंने क्या किया, सुधार करना शुरू किया। और इसके साथ साथ ब्रिटिश शासन ने भारत में लोगों के सामाजिक कृत्यों, धार्मिक प्रथाओं को सम्मान देने का निर्णय लिया। उन्हें अब ये लगने लगा था कि भारतीयों के साथ उनके कल्चर में, उनके धर्म में, उनके रीति रिवाज में ज़्यादा छेड़खानी करके यहाँ पे शासन चलाते रहना मुश्किल है। तो इसके लिए उन्होंने भारतीय धर्म और यहाँ की संस्कृतियों में कम से कम हस्तक्षेप करने की नीति का पालन किया और भारतीय लोगों को विश्वास दिलाया कि आगे से हम जो है कि ऐसा अनुचित क्षेत्रीय विस्तार नहीं करेंगे। और अंग्रेज़ों द्वारा अपना समर्थक वर्ग तैयार किया गया। अंग्रेज़ों को जब ये लगने लगा कि अगर भारत में अब लंबे समय तक हमें अपना वर्चस्व स्थापित करना है तो हमें अपना एक समर्थक वर्ग इनके बीच से ही तैयार करना होगा, और इसके लिए उन्होंने अमीरों को चुना और कुछ रियासतों के राजाओं को चुना और कुछ लोगों को, भारतीय लोगों को ऊंचे ऊंचे ओहदों से सुशोभित करके उनकी वफादारी को अपने प्रति क्या किया, खरीद लिया। तो इस तरह से वो जो है कि भारत में शासन को अब आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक समर्थक वर्ग तैयार किया। फिर निर्धारित लगान और समय की गारंटी के लिए नवीन कृषि नीति इन्होंने क्या की, प्रस्तुत की। इन्होंने जो लगान लगाया उसको फिक्स किया, ये नहीं कि कभी कुछ दर पे कभी कुछ दर पे, वो एक निश्चित लगान लगाया। और जो समय डिसाइड किए हुए थे कि इस समय तक हर हाल में लगान मिल ही जाना चाहिए, उसमें भी उन्होंने थोड़ा बहुत जो है कि उदारता बरती और एक नवीन कृषि का विकास किया, नवीन कृषि नीति का इन्होंने विकास किया। शासन का विस्तार किए बिना ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण युग का सूत्रपात किया गया। अब देखिए इन्होंने जो है कि अपने शासन का बिना विस्तार किए कैसे आर्थिक शोषण के नीति का नया तरीका इन्होंने अपनाया। इसके अलावा अंग्रेज़ समझ गए थे कि अगर भारत में ज़्यादा दिन तक शासन सत्ता को स्थापित रखना है और यहाँ से खूब धन कमाना है तो कहीं ना कहीं भारत में जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एकता बनी हुई है उस एकता पर हमें प्रहार करना होगा। अर्थात उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति का पालन किया। इसके अलावा उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू किया या प्रोत्साहित किया कि जिससे भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाएं तथा पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित हों। तो हम लोगों ने देखा कि 1857 की क्रांति के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे जो है कि कॉन्सेप्ट अपनाए भारत में शासन करने की। तो ये थे भारत में अंग्रेज़ों का शासन करने का तरीका क्या होगा, उन्होंने इसको लागू किया। विद्रोह के ये परिणाम के रूप में निकल करके आए। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 1857 की क्रांति का परिणाम रहा, इसके बाद इस क्रांति का महत्व क्या पड़ा, अर्थात इस क्रांति ने अपना क्या रोल छोड़ा भारतवासियों पर या अंग्रेज़ों की नीतियों पर, उसका क्या इम्पोर्टेंस रहा। तो 1857 की क्रांति के महत्व के रूप में हम देखेंगे कि लोगों एवं सिपाहियों की शिकायतों को सबके सामने लेकर आया। इस क्रांति ने कहीं न कहीं ये दर्शाया कि लोग मतलब आम जनमानस और सिपाही की शिकायत क्या है अंग्रेज़ शासन से, वो इस क्रांति का महत्व था। और दूसरा देखेंगे कि दोनों ओर से हुई नृशंस हिंसा ने दोनों ओर अर्थात भारतीयों का और भारतीयों के विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशर्सों का, अंग्रेज़ों का जो जान माल की हानि हुई उससे बुद्धिजीवियों को आघात पहुंचा। वे बुद्धिजीवी जो कि 1857 की क्रांति में भारतीयों की तरफ से या अपने सैनिकों की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ऐसे भारतीय बुद्धिजीवियों को कहीं न कहीं आघात पहुंचा। और जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में हिंसा से दूर रहने में विश्वास करते थे, उनके इस विश्वास पर जो है कि उन्हें पश्चाताप हुआ कि हमें जो है कि अपने भारत के सैनिकों का सपोर्ट करना चाहिए था। तो हम लोगों ने ये देखा कि 1857 की क्रांति का कुछ युद्ध जो है कि हमारे पाठ्यक्रम में जिक्र है, जिसका हम लोगों ने इतने पहलुओं में अध्ययन किया। और अब हम आगे आप लोगों को 1857 की क्रांति से जुड़े हुए सारे जितने भी सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैं कराऊंगा।
तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने 1857 की क्रांति का आप सबके सामने चर्चा किया है विभिन्न पहलुओं पर, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 1857 की क्रांति को हम लोगों ने प्रारंभ कैसे हुआ और क्या कारण थे, और इसका प्रसार कैसे हुआ और उस प्रसार का पतन कैसे हुआ, और इसका स्वरूप क्या था और किन कारणों से यह असफल रही, और इसका महत्व क्या था और इसका परिणाम क्या हुआ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में, इनको हमने देखा। आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में हम आपको इससे संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे। धन्यवाद।